टीचरों के बीच की हो गई। अगर टीचर हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं तो सबसे बड़ी समझदारी इस बात की होनी चाहिए कि टीचर में आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। अगर कंपटीशन होने लगा दो कोचिंगों के बीच का, इसका ये मतलब है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो सोसाइटी में, बल्कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं। एजुकेशन का मार्केटिंग चल रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है कि ये दोनों के तरफ यही चल रहा है कि हम बेहतर कौन हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JGS News 24 और मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आज हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारी हैं सिद्धार्थ मौर्य जी। लगातार बौद्धिस्ट रहे हैं और लगातार कई संगठनों में और कई तरह के आंदोलन इन्होंने किया है। बात जब आज आ गई देश में सबसे चर्चित मुद्दा खान सर की कोचिंग पर, तो आज हमारी बात और एक खास मुलाकात इनसे हो रही है। तो पहले सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमें समय दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। जिस तरह से खान सर का मामला अभी पटना में चल रहा है, तो इस पर क्या राय है? सबसे बड़ी बात ये है, विडम्बना इस बात का है कि ये लड़ाई दो टीचरों के बीच की हो गई। अगर टीचर हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं तो सबसे बड़ी समझदारी इस बात की होनी चाहिए कि टीचर में आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। अगर कंपटीशन होने लगा दो कोचिंगों के बीच का, इसका ये मतलब है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो सोसाइटी में, बल्कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं। एजुकेशन का मार्केटिंग चल रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है कि ये दोनों के तरफ यही चल रहा है कि हम बेहतर कौन हैं। बेहतर कौन इस बात की चल रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड बेहतर नहीं है, सबका डेटा पर बेहतर है। जैसे अब खान सर ने पुलिस एग्जाम्पल मामला यही आया कि खान वो पूरे उत्तर बिहार का जो पुलिस का मामला था, पुलिस भर्ती का मामला था कांस्टेबल की, उस भर्ती में 19,000 वैकेंसी क्लियर किया। 19,000 को एवरेज में अगेंस्ट में दोनों कोचिंगों ने 21,000 के आसपास दिखा दिया। उन्होंने 10,000 दिखाया ज्ञान बिंदु ने, और खान सर ने उसको 12,000 के आसपास दिखाया। तो इसका मतलब ये क्या है कि आप ये शो कर रहे हो कि हम कितना बेहतर मार्केटिंग कर रहे हैं, और इसके बीच में ये दोनों के बीच में वैमनस्यता आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और कि मान लीजिए दोनों ने दावा कर दिया कि पूरी भर्ती हमारे यहाँ से हुई है, तो तमाम कोचिंग और रही होंगी पूरे फील्ड में। अब सवाल तो इस बात का भी है कि केवल पटना के दो ही कोचिंग ने केवल एक फैक्ट्री निर्माण कर दी क्या? और बाकी स्टूडेंट, अच्छा कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो सेल्फ स्टडी किए होंगे। ऐसा नहीं कि 100% जितने क्वालिफाइड हुए हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड करने वाले सबके सब कोचिंग से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, कभी भी किसी रिजल्ट का और कहाँ मैंने पढ़ा हूँ, अगर आप लोग इतने बेहतर टीचर हो तो जिसने क्वालिफाई किया वो खुद डंके के चोट पर कहता ना कि मैंने किस कोचिंग में किया और मुझे ये लाभ मिला। किसी बताइए 21,000 लोगों का इन लोगों ने जो डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, उस 21,000 डेटा के अनुसार क्या ये लोगों ने एक भी स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है उन लोगों ने कोई वीडियो जारी किया कि नहीं मैं वास्तव में मैं खान जी क्या पढ़ा, या वास्तव में मैं ज्ञान बंधु पर ही पढ़ा? ऐसा मेरा रिकॉर्ड है कि देख लीजिए मेरा रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ है? अभी तो कुछ नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट खुद अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर खुद की कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे निकाल लिया, मेरा नौकरी मिल गई, मैं नौकरी पर लिया, मेरे से आपके ऑफिस का रिकॉर्ड में हो कुछ हो, जैसे बच्चे एडमिशन कराते हैं, लेकिन ये पूरा आंकड़ा पलट गया। जैसे 19 का कोचिंग का जहाँ तक मामला है, कोचिंग का कई तरीके का मामला होता है। जैसे कोचिंग का जो आजकल मार्केटिंग चल रहा, मैं किसी का विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की सोसाइटी में जो मार्केटिंग चल रही कोचिंग की वजह से, उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है, मैंने जो देखा है, मैं भी कोचिंग में पहले रहा जब 12th में था, तो देखता था कि जैसे हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, मान लीजिए, तो हम क्या करते थे, हमें बेहतर टीचर फिजिक्स का यहाँ है, केमिस्ट्री का वहाँ है, तो हम क्या हो गए, दो कोचिंग हमने ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें फिजिक्स वहाँ अच्छा लगता है, इसलिए हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे। केमिस्ट्री वहाँ अच्छा लगता है तो वैसा हम पढ़ते। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि स्टूडेंट को जीएस यहाँ अच्छा लग रहा हो, मैथमेटिक्स उनके यहाँ अच्छा लग रहा हो, तो दोनों स्टूडेंट टू स्टूडेंट दोनों जगह कर रहा होगा। इस वजह से जो आप कह रहे हैं डेटा के हिसाब से, तो इस वजह से डेटा भी ऐसा आता है, ऐसा हो सकता है। मगर एक तरीके से ये अगर मैं आज के तौर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बात करूं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो
जो ये सिस्टम लाया गया, मैं घोर विरोधी इस बात का। चाहे खान सर जी हों, चाहे कोई भी सर हों, देखिए ये मार्केटिंग है। वास्तव में आप एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, बल्कि मार्केटिंग हो रहा है, और मार्केटिंग की वजह से आप एक दूसरे के बीच में क्लेश हो रहा है और विवाद खड़ा हो रहा है। तो मार्केटिंग कॉमर्शियल है, कमर्शियल है, सीधी सी बात है भाई। आप बताइए, कोई गरीब का आदमी को हम पढ़ाएंगे तो फिर हम उनमें प्रॉफिट कहाँ से पाएंगे? गरीब को पढ़ाने से प्रॉफिट है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट नहीं हो, प्रॉफिट कभी भी गरीब को पढ़ाने से नहीं हो सकता। अब निःशुल्क पढ़ाने से कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आप खाने को कुछ और, दिखाने का कुछ और है उसके पीछे। या तो आप ट्रस्ट चला रहे हो, या तो कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम्पल बताइए ना कि अगर मैं न्यूनतम मिनिमम मैं फीस ले रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर मिनिमम फीस ले रहा हूँ, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से हमारा तो पूरा स्ट्रक्चर का हमें उसको क्या कवर अप करने में दिक्कत होगा। टीचर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉई होंगे, मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो फिर आप प्रॉफिट कहाँ से होगा आपके पास? तो अगर आप वास्तव में सेवा कर रहे हैं एजुकेशन में, अगर वास्तव में एजुकेशन सेवा है, अगर टीचर ले रहे हैं सेवा के तौर पर, तो एजुकेशन को नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही होना चाहिए। लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़े बाजारीकरण हो गया, मार्केटिंग हो गया। इस मार्केटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों में आत्महत्या की रेट बढ़ा है। आप बताइए, आज से 20 साल 30 साल पहले कितने बच्चे आत्महत्या करते थे? 20 साल पहले जब कोचिंग नहीं होती थी। 2022 की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, कोटा में अकेले 2022-23 के दौर में अकेले केवल कोटा की जिले की बात है, राजस्थान की, वहां पर 29-30 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, सुसाइड की, और सब प्रिपरेशन करने वाले बच्चे विद्यार्थी। ये सिचुएशन है। तो ये इसका मतलब ये है, क्या है, ये सिलेबस कवर अप के नाम से, कि हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके नाम से ये मार्केटिंग हो रहा है। और मार्केटिंग की वजह से एक गरीब आम आदमी का बच्चा उस फैसिलिटी से दूर हो रहा है वास्तविकता, क्योंकि उसको लगता है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी शो हो जाती है कि बगैर कोचिंग से मेरा कुछ नहीं होने वाला। वो कर्जा करके जाता है कोचिंग करने। तो ये बताइए कि ये कोचिंग आज के दौर में, कोई भी कोचिंग वाले हो, चाहे आईआईटी, नीट, पीएम, AIEEE, जो भी है, ठीक है, जो भी कोचिंग कराने वाले लोग हैं, ये वास्तव में शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वास्तव में बाजारीकरण हो रहा है एजुकेशन का। अच्छा, एक मामला और है कि कुछ बच्चे इस समय, जब ये मामला आया खान सर का, उसके बाद कुछ बच्चे सामने आए कि जो 21 रुपये में अल्ट्रासाउंड वाला बात आई थी इनके यहाँ से, खान सर के हॉस्पिटल से, अब 250 तक की बात चल रही है। तो मैंने तो वही बताया ना भाई, अगर आप इस वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर होना चाहिए। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पर है तो माना जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम सेवा ही कर रहे हो। अगर आप इस मकसद से कर रहे हैं कि मैं प्रॉफिट ही कमाऊँ, और इतना ताम झाम आपने बना लिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग है, दिखाने का कुछ और है, उसके पीछे कुछ और होता है। अच्छा, एक हरदोई में, उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दो मामले सामने आए। एक मामला आया कि डीएम चौराहे पे सम्राट अशोक, मतलब कि सम्राट अशोक नहीं कह सकते कि हम, अशोक स्तंभ जो था वहाँ पे लगा हुआ था, राष्ट्रीय चिन्ह था, उसको हटाया गया था। फिर वहाँ बहुत बवाल हुआ। दूसरा मामला वहीं था हरदोई में, एक ग्राम में, कि एक निजी मकान पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित होने वाली थी। उस प्रतिमा स्थापन के समय भी कुछ बवाल हुए थे। इस मामले में आपको जानकारी है? उसमें बुलडोजर वगैरह मंगाया गया था, विवाद खड़ा हुआ हरदोई के मामले में। वो प्रतिमा का ही मामला नहीं था, बल्कि वो बुद्ध वाटिका एक तरीके से बन रहा था बुद्धिज्म प्रचार के लिए, उसको ना बनाया जाए इसलिए प्रशासन ने ऐसा कार्रवाई करने की, पूरे गांव की सहमति थी उसके बाद फिर भी हुआ। तो इसका मतलब ये है, इस देश में देखिए, इस देश में क्या है, दो विचारधारा की लड़ाई है। एक ब्राह्मणवाद बनाम गैर ब्राह्मणवाद का। गैर ब्राह्मणवाद के विरोध में अगर कोई भी विचारधारा है तो वो बुद्धिज्म है। फुले साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वही ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर सकता है। अच्छा, हमको ये दोनों के बीच में अभी लड़ाई चल रही है और पूरे देश में चल रही है। ये केवल मामला उत्तर प्रदेश में नहीं, बहुत सारे राज्यों के ऐसे मामले आ रहे हैं सामने, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा की लड़ाई में ये, इसका मतलब है कि दो विचारधारा जब लड़ रही है और विचारधारा की वजह से हो रहा है, तो
ये वजह बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो समतावादी विचारधारा के लोग हैं और जो विषमतावादी विचारधारा के लोग हैं, वो विषमतावादी विचारधारा के लोग समतावादी विचारधारा को स्थापित होना देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये देखिए, देश में संविधान है, सबकी अभिव्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक ना? और सबसे बड़ी वो मधुरता ये होती है कि हर धर्म के लोग अपने अधिकार जानें, अपने अधिकार में रहें, और सबसे बड़ा धर्म तो राष्ट्रीय सेवा है, देश का सेवा है। तो इस पर क्या आप कर रहे हैं? सबसे बड़ा धर्म तो देश सेवा है, ये बात सही है। लेकिन इसमें जैसे आपसी जातिवादिता आती है, ये छोटे छोटे जातियों में लड़ाई हो जाती है, तो फिर ये सब क्या है? तो ये तो जो जाति व्यवस्था है भारत की, ये तो भारत के समाज व्यवस्था में है, सोशल स्ट्रक्चर में है। भारत के सोशल जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में है। आपको ये बता दूं कि आपके घर में बच्चा पैदा होगा, आप शायद सोच भी नहीं पाएंगे कि बच्चे का हम नाम क्या रखें। उससे पहले समाज आपको बता देगा कि इनके मौर्या के घर में बेटा पैदा हुआ, या आपने नाम नहीं है, पीके फिल्म देखा ना, वो उठा कर देखता है थप्पा, धर्म का थप्पा कहाँ लगा है। तो वास्तव में धर्म का थप्पा का मामला नहीं है, भारत में तो जाति का थप्पा है। आप पैदा हुए कि आपके थप्पा लग गया आप किस जाति के। तो भारत की समाज व्यवस्था जो है वो समाज व्यवस्था में गैर बराबरी स्थापित है। भारत के समाज व्यवस्था में ही जाति व्यवस्था है। भारत के समाज व्यवस्था में ही आदिवासियों का सेग्रीगेशन है। भारत के समाज व्यवस्था में ही वर्ण व्यवस्था है। क्या आपको लगता है कभी ये समाप्त होंगे? निश्चित हो सकता है। दुनिया में परिवर्तन हुआ है, दुनिया में गैर बराबरी के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया और बराबरी हुआ। अमेरिका में काला गोरा का संघर्ष हुआ, उसका आया रिजल्ट आया। भारत में भी हो सकता है, मगर इसमें एक शर्त है, जो पीड़ित वर्ग है वही इसको परिवर्तन कर सकता है। जो शोषित वर्ग है वो अगर परिवर्तन कर दे तो शोषण नहीं करेगा। हम क्या पीड़ित और शोषण में यही फर्क पड़ा है। शोषित ये सोच रहा है, जो शोषण कर रहा है वो शोषण कर रहा है, और जो पीड़ित है वो ये सोच रहा है कि वो शोषण नहीं करेगा, हमारा कल्याण होता है। मगर दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। दुनिया में अगर परिवर्तन हुआ है तो जिन लोगों का शोषण हुआ है उन लोगों ने ही आंदोलन किया है, क्रांति किया है, वैचारिक परिवर्तन चलाया है, तो उसका रिजल्ट आया है कि परिवर्तन हुआ है। तो भारत में भी परिवर्तन हो सकता है, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये काम करना होगा कि जितने भी पीड़ित वर्ग है, पहले तो बात हमें समझने की जरूरत है कि जाति इंसानों में नहीं होती है, जाति जानवरों में होती है। जानवरों की व्यवस्था हमारे ऊपर लागू कर दिया, इंसानों में लागू कर दिया गया, और ये व्यवस्था इसलिए लागू किया गया कि ब्राह्मणों की ये व्यवस्था, ब्राह्मण इसमें फायदे में है, क्योंकि वो जितना जाति के नीचे में आपको बना के रखेगा उसका उतना फायदा उसको होने वाला है। इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को बरकरार रखने का काम किया है, और जिसकी वजह से ये समाज व्यवस्था में ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई। और इसी वजह से भारत में जो आप कह रहे हैं संविधान लागू होना और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, भारत में लोकतंत्र कहाँ है बताइए? कहाँ है लोकतंत्र? भारत में लोकतंत्र नहीं है, जिसको पेरियार ईवी रामास्वामी भी कहते थे। तो पेरियार ईवी रामास्वामी जी जो दक्षिण भारत के आंदोलन चलाए, सामाजिक आंदोलन चलाए, और उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ा तो यही कहा कि ये लोकतंत्र नहीं, आने वाले समय में ब्राह्मणोक्रेसी लागू कर देंगे अगर ऐसी परिस्थितियां रही। तो आज तो वही देखिए ना, ब्राह्मणोक्रेसी लागू है। कहाँ लोकतंत्र अगर लागू होता तो रिप्रेजेंटेशन, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलती। ओबीसी को 52% इस देश में मंडल कमीशन के अनुसार उनकी आबादी है, मिल कितना रहा? 27%। बाकी कौन खा रहा? उसका बाकी हिस्सा कौन खा रहा? आज अगर बिहार में हुआ अभी कुछ साल पहले, कितने परसेंट आया ओबीसी की गणना? 62 के आसपास आई। इसका मतलब बिहार के हर क्षेत्रों में लोकतंत्र के हर पिलरों पर 62% हिस्सेदार है कि नहीं ओबीसी? संविधान तो कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जगदेव प्रसाद जी भी यही लड़ाई लड़े थे, 100 में शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, यही ना था लड़ाई। तो क्या मिला? तो कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र तब होता भारत में वास्तव में, संविधान तब लागू वास्तव में होता, संविधान का अक्षरशः तब पालन देखा जाता जब भारत में सबके साथ न्याय हुआ होता। तो भारत में तो जन्मजात जिस संविधान बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही तो ये सारा मामला आया कि आज तक ओबीसी को हिस्से नहीं मिल रहा। तो ये भारत में
लोकतंत्र नहीं बचा है भारत में। अच्छा, अब ये तो बात हुई। दूसरी बात ये है कि आज के समय में जिस तरह शिक्षा व्यवस्था है टोटली कॉमर्शियल हो चुका है, सेमेस्टर वाइज हो चुका है, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, भारत की वर्तमान जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी पर बेस्ड है कि उसका कमर्शियल एजुकेशन को कितना बेहतर मार्केटिंग किया जाए, क्योंकि इन्होंने कोचिंग बंद होना चाहिए ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी प्रावधान नहीं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो भारत सरकार अभी महाराष्ट्र सरकार, हमें महाराष्ट्र के लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने, कि एक जीआर आया है। वो जीआर ये आया है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनको मतलब एक तरीके से वो कर दिया गया है, अलाउड कर दिया गया है कि आप अपना ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हो। अच्छा, इससे नुकसान और फ़ायदा क्या होगा? ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हो। इसका मतलब ऑटोनॉमस का मतलब जो बीए आप सरकारी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में जो बीए आप 5,000 पर सेमेस्टर के आधार पर करा लेते बच्चे को, वही बीए कोर्स वह ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटियां जब भारत में हो जाएंगी तो वही बीए का कोर्स आपको 50,000 में करने के मजबूर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जिसको जो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है बढ़ तो नहीं रहा है, प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ नहीं रहा है, वही है, बल्कि कम होती जा रही है। ठीक है, भारत सरकार कह रही है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहा है इकोनॉमिक्स में, और अभी चौथे से फिर आगे छठवें में आ गए, पायदान पर आ गए इकोनॉमिक में। तो इसका मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम, लोगों की जीडीपी सब पर प्रभावित होगा, है ना प्रभावित। जब ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही है, इसका मतलब क्या है? पर व्यक्ति का इनकम जब कम होगा, महंगाई ज़्यादा होगा, तो व्यक्ति अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन नहीं दे पाएगा। इससे क्या होगा? आने वाले समय में ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ जाएगी। ड्रॉप आउट बढ़ने की वजह से SC ST इसमें ज़्यादातर प्रभावित होने वाले जो कम्युनिटी होगी वो SC ST OBC की कम्युनिटी होगी, क्योंकि इनके पास ये तो लैंडलेस भी हैं और इनके पास इकोनॉमिक कोई साधन नहीं है और संख्या भी ज़्यादा है। तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा SC ST OBC की माइनॉरिटी के विद्यार्थियों और इनके परिवार को ये प्रभावित एजुकेशन करेगा, और ये बाजारीकरण एजुकेशन का जो है। लास्ट सवाल है, प्राइमरी पाठशालाओं की जो स्थितियाँ हैं, इससे कैसे सुधर सकता है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए सबसे पहले सरकार प्रॉफिट, अगर एजुकेशन को प्रॉफिट के आईने से देखेगी तो कभी भी सुधार नहीं हो सकता। तो प्राइमरी में कौन सी प्रॉफिट है? सब तो दे ही रही है, बुक दे रही है, किताब दे रही है, कपड़े दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। नहीं, दे तो रही है, एजुकेशन बेहतर क्यों नहीं दे रही? रिकॉर्ड ये है कि क्लास 1 से लेकर 5 तक का अगर प्राइमरी स्कूल है तो उसमें सिंगल टीचर है ना, सिंगल टीचर, 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, उन्हें कितने चाहिए रिकॉर्ड के अनुसार? 5। अच्छा, दूसरी बात, दुनिया में जब आपको हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं तो आप फ्री एजुकेशन ना लेकर के पैसे वाला एजुकेशन, हाई फाई एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल का बढ़ावा दिया गया। सनबीम, जॉन्स, सेंट जॉन्स, DPS खोले गए। क्या इस पर रोक है? भाई, उनका अधिकार है, कहाँ रोक है? अधिकार है तो जब आप ये कह रहे हो ITE के अनुसार कि सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा है, 14 साल के विद्यार्थियों को निःशुल्क ITE है ना, तो जब ITE है तो क्यों नहीं सभी स्कूलों में वो लागू हो रहा है? इसका मतलब आप दोहरी नीति लग रहा है, आप खुद दोहरी नीति, आप ही अपने ही कानून को हर जगह लागू नहीं कर रहे हो। जब आप संविधान में ये प्रावधान है कि हमें एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ फ्री होना चाहिए, इसी के अनुसार ही ना आप प्राइमरी एजुकेशन हमें दिए। इसी के अनुसार ने आज भी जो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल है उसमें 1 रुपया ही रजिस्ट्रेशन का लगता है, इसी के अनुसार है ना। तो जब इसके अनुसार है तो यही व्यवस्था हर जगह क्यों नहीं लागू हुआ? इसका मतलब इस व्यवस्था को आपने लचर किया और अपने बैकडोर से आपने कॉन्वेंट स्कूल को प्रोवाइड किया कि आप बेहतर एजुकेशन के नाम से आप खोलो, उसमें कानून नहीं लागू किया। तो दोहरी नीति क्या है? इस दोहरी नीति की वजह से एजुकेशन सिस्टम भारत की कोलैप्स होने के कगार पर है एकदम। खुद भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि कक्षा 8 तक के बच्चे, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे अपने ढंग से इंग्लिश में अपने माँ और बाप का नाम नहीं लिख पाते। तो चलिए, ये हमारी मुलाकात थी सिद्धार्थ मौर्य जी से। फिर किसी मुद्दे में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।